अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कैंडिडेट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बख़ैर वाफ़ियत होंगे। अच्छा, आज हम सोशल बिहेवियर के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड एथिक्स शामिल हैं, सोशल बिहेवियर फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 2 में। तो इसको डिस्कस करेंगे और उसको डिटेल्स को डीपली पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास कैंडिडेट्स आ जाता है इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, लॉ और एथिक्स क्या चीज़ है, इसको स्टडी करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है फार्मेसी लॉ। फार्मेसी लॉ कैंडिडेट्स बेसिकली ये एक ऐसी बॉडी है इंफॉर्मेशन की जो कि हमें मालूमात देती है ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और ड्रग्स की थेरेपी के बारे में। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इट इज़ अ बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रग थेरेपी। ठीक है, दिस द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द लेजिस्लेटर्स, इस इंफॉर्मेशन को लेजिस्लेटर्स मतलब कानूनदान इस्तेमाल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं, एंड कोर्ट ऑफ लॉ और लॉ की जो कोर्ट्स वो इसको इस फार्मेसी लॉ को यूज़ करती हैं। फार्मेसी के बारे में जितने भी ये ड्रग्स के बारे में जितने भी कानून हैं, ये चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, तो ये जो लेजिस्लेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज या जितने भी कोर्ट ऑफ लॉज हैं, ये इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जितनी भी पार्टीज़ जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिनको फार्मेसी के बारे में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई हैं, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। बेसिकली फार्मेसी लॉ चेक करता है कि ड्रग्स की हर तरह की जो थेरेपी है वो अच्छे तरीके से हो रही है, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हो रही है, ड्रग का इस्तेमाल अच्छा हो रहा है या उसका मिसयूज़ हो रहा है। फार्मेसी लॉ का बेसिक पर्पस ये होता है। फार्मेसी लॉ को आगे पढ़ लेते हैं। फार्मेसी लॉ प्रोटेक्ट पेशेंट्स फ्रॉम द हार्म्स दैट माइट अकर। फार्मेसी लॉ बेसिकली पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करता है उन नुकसानात से जो कि मेडिकेशंस के गलत इस्तेमाल की वजह से पैदा होते हैं। सम फार्मेसी लॉ रिलेट टू ऑल ड्रग, कुछ फार्मेसी लॉ है जो तमाम ड्रग्स के बारे में होते हैं, एंड द हैज़र्ड ऑफ यूजिंग दैम फॉर थेराप्यूटिक रीजन, और उनकी वजह से जो नुकसानात हो सकते हैं उनके इलाज के इस्तेमाल में, उनकी वजह जो नुकसानात होते हैं उनको डील करता है फार्मेसी लॉ। अदर फार्मेसी लॉज टू सबसेट ऑफ द ड्रग्स, वो दूसरे जो फार्मेसी लॉज हैं कुछ ओवरऑल ड्रग को करते हैं। ये ऊपर हमने पढ़ता है सम फार्मेसी रिलेट टू ऑल ड्रग्स है, और कुछ जो फार्मेसी लॉज हैं वो ड्रग्स के कुछ सबसेट के बारे में सिर्फ बताते हैं। ठीक है, मतलब कि ड्रग के अंदर अगर कोई हमारी छोटी फॉर्म आ जाती है ड्रग की, उसके बारे में बताते हैं। अदर फार्म लॉज रिलेट टू सबसेट ऑफ द ड्रग्स दैट हैव द पोटेंशियल फॉर अब्यूज़। ठीक है, उसके अब्यूज़ के बारे में बताते हैं। एंड दीज लॉ सीक्स टू रेस्ट्रिक्ट इन अप्रोप्रिएट यूज़, कि उसके गलत इस्तेमाल को रेस्ट्रिक्शन करते हैं कि किसी भी ड्रग का गलत इस्तेमाल ना हो, वाइल नॉट इंटरफेयरिंग विद द लेजिटिमेट यूज़। द प्राइमरी गोल ऑफ द फार्मेसी लॉ इज़ टू एड्रेस द क्वेश्चन, जो प्राइमरी गोल है फार्मेसी लॉ का उसका ये है कि इस क्वेश्चन को एड्रेस करना, हाउ फार शुड गवर्नमेंट गो टू प्रोटेक्ट द पीपल हु यूज़ मेडिकेशन ऑफ देयर ओन चॉइसेस इन द ड्रग थेरेपी। कि कुछ लोग, जो प्राइमरी गोल है फार्मेसी लॉज का, इस चीज़ को क्वेश्चन अराइज करना है कि गवर्नमेंट किस तरह की हिकमत अमली करती है उन लोगों को प्रोटेक्ट करने में जो कि अपनी किसी बीमारी का इलाज खुद ड्रग को चूज़ करके करते हैं। ठीक है, आगे इसकी बस यही इतना कर लें पर्पज़ ऑफ फार्मेसी लॉ के अंदर, आगे बस कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ फार्मेसी लॉ है, इसकी भी रीडिंग कर लेते हैं। सिर्फ जो बेसिक ये फार्मेसी लॉ की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, और पर्पज़ ऑफ फार्मेसी लॉ आप कम अज़ कम 8 से 10 लाइनों का लिख सकें। फार्मेसी लॉ का बेसिक पर्पज़ यही है, सिंपल वर्ड में आपने अपने लिखना है कि ये पेशेंट को प्रोटेक्ट करती है फ्राम द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द मेडिसन्स। ठीक है, एक पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट ये है कि फार्मेसी लॉ जितनी भी है वो ऑल ड्रग्स के रिलेटेड है। ठीक है, और उनके जो थेराप्यूटिक
रीज़न्स की वजह से जो उनके हैज़र्ड था उनसे बचाता है। ठीक है जी। और फार्मेसी लॉ ये भी बताता है कि मेडिसिन्स को किस तरह यूज़ करना है और किस तरह इसके मिस यूज़ से बचना है। ये बस फार्मेसी लॉ है। इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फार्मेसी लॉ के अंदर हम देख लेते हैं। ये हमारे पास आज फार्मेसी लॉ इज़ रेगुलेटेड एट द फेडरल एंड द स्टेट लेवल। फार्मेसी लॉ किस लेवल पे रेगुलेट होता है? फेडरल लॉ पे, वफाकी लेवल पर और रियासती लेवल पर ये इसकी रेगुलेशन होती है। फेडरल रूल्स प्राइमरी रिलेट टू द ड्रग प्रोडक्ट। फेडरल लॉ है जो ड्रग प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। वाइल स्टेट रूल्स प्राइमरीली रिलेट टू द पीपल हु प्रैक्टिस फार्मेसी। जो कि स्टेट रूल्स हैं वो ख़ास तौर पे उन लोगों के बारे में बताते हैं, उनसे मुतल्लक हैं जो कि फार्मेसी की प्रैक्टिस करते हैं। एंड द प्रैक्टिस साइट्स विद इन दे परफॉर्म देयर प्रोफेशनल ड्यूटी। और उन साइट्स के बारे में है जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ फार्मेसी लॉ के अंदर दो चीज़ें हैं, फेडरल और स्टेट लेवल आ जाता है। फेडरल लेवल पे हम क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट के ड्रग प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, और स्टेट लेवल पे जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी ड्यूटीज़ के बारे में, उनकी प्रैक्टिस के बारे में बताया जाता है। एज ए जनरली हम इसको कैसे पढ़ते हैं? एज ए जनरल रूल फार्मासिस्ट्स आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल विद द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव लॉ। फार्मासिस्ट को, जो जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनको जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है फार्मा लॉ के, उनको अच्छे तरीके से उस पर अमल दरामद करना होता है। इफ़ बोथ स्टेट एंड फेडरल लॉ एड्रेस स्पेसिफिक इशू, अगर दोनों फेडरल और स्टेट लॉ एक ख़ास इशू पे डिस्कस करते हैं, एंड इफ़ दे कॉन्फ्लिक्ट ऑन दैट इशू, और उस इशू पर उनका आपस में इत्तफाक नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अंडर फेडरल लॉ ए पर्टिकुलर ड्रग इज़ नॉट रजिस्टर्ड टू प्रेस्क्रिप्शन ओनली सेल। ठीक है जी। सिर्फ मिसाल के तौर पे फेडरल लॉ एक स्पेसिफिक ड्रग की पाबंदी लगा देता है कि इसकी प्रेस्क्रिप्शन सेल नहीं करनी। बट अंडर स्टेट लॉ देयर इज़ सच रेस्ट्रिक्शन, फार्मेसीज मे नॉट सेल द ड्रग विदाउट ए प्रेस्क्रिप्शन। लेकिन कुछ हमारे पास जो स्टेट के अंदर लॉ होते हैं उसके अंदर फार्मासिस्ट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो प्रेस्क्रिप्शन के बगैर किसी भी मेडिसिन को सेल ना करे, बिकॉज स्टेट लॉ वुड बी स्ट्रिक्टर। ठीक है जी। स्टेट लॉ क्या होगा? स्ट्रिक्ट मज़ीद हो जाएगा। फार्मेसी एथिक्स क्या होते हैं इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। फार्मेसी एथिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स की बेसिकली एक ब्रांच है दैट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ फॉर फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाती है यूज़ इन रिजॉल्विंग क्वेश्चन, जो कि ऐसे सवालात को हल करती है अबाउट व्हाट आउट टू बी डन इन द फार्मेसी प्रैक्टिस के फार्मेसी प्रैक्टिस में हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सिंपल वर्ड में एथिक्स कहते हैं अखलाक को। फार्मेसी एथिक्स एक ब्रांच ऑफ मेडिकल एथिक्स है जो ऐसे फ्रेमवर्क या ऐसा एक ढांचा प्रोवाइड करती है फार्मासिस्ट को, जिसके अंदर ये क्वेश्चंस होते हैं कि किस तरह फार्मेसी प्रैक्टिस को करना चाहिए, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। ठीक है जी। सम कोड ऑफ एथिक्स फॉर द फार्मासिस्ट। सम कोड्स देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फार्मासिस्ट आर द हेल्थ प्रोफेशनल्स। फार्मासिस्ट हम जानते हैं क्या होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं हु असिस्ट इंडिविजुअल इन वर्किंग द बेस्ट यूज़ ऑफ द मेडिकेशंस, जो कि लोगों की मदद करते हैं कि किस तरह मेडिसिन्स को अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए। दिस कोड प्रिपेयर्ड एंड सपोर्टेड बाय द फार्मासिस्ट। ये जो कोड है इसको फार्मासिस्ट सपोर्ट करते हैं। इज़ इंटेंडेड, सो स्टेट क्या करता है, पब्लिकली द प्रिंसिपल दैट फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट, कि इसके अंदर बताई जाती हैं जो कि हमारे पास फार्मासिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स हैं उसकी जो फंडामेंटल बेसिस है उसको डिस्कस किया जाता है एथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट में। ठीक है जी। इसको देख लेते हैं, कुछ एथिक्स है, रीडिंग कर लेते हैं। नंबर 1 पे ए फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट्स द कोविनेंटल रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड द फार्मासिस्ट, यानी पेशेंट और फार्मासिस्ट के दरमियान जो रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अगर रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो फिर वो
पेशेंट दोबारा फार्मासिस्ट के पास नहीं आएगा। फार्मासिस्ट का रवैया बहुत धीमा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। फार्मासिस्ट प्रमोट्स द गुड ऑफ एवरी पेशेंट इन केयरिंग। फार्मासिस्ट को केयर करनी चाहिए पेशेंट की, कंपैशनेट, उसका मतलब तावन करना चाहिए, एंड कॉन्फिडेंशियल में, और उसको कॉन्फिडेंट को बढ़ाना चाहिए पेशेंट के। ठीक है। ए फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट द ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी ऑफ ईच पेशेंट। फार्मासिस्ट को रिस्पेक्ट करनी चाहिए पेशेंट की इज़्ज़त और ख़ुद मुख्तारी की। ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी, डिग्निटी, इज़्ज़त की। ए फार्मासिस्ट एक्ट विद होनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इन प्रोफेशनल रिलेशनशिप। जो फार्मासिस्ट है उसको ईमानदारी और पुरवकार तरीके से अपने पेशेंट के साथ पेश आना चाहिए। ए फार्मासिस्ट मेंटेन्स प्रोफेशनल कम्पिटेंस, उसके अंदर प्रोफेशनल कम्पिटेंस होना चाहिए। फार्मेसी रिस्पेक्ट द वैल्यूज़, उसकी वैल्यूज़ की इज़्ज़त करता है। रिस्पेक्ट द वैल्यूज़ एंड द एबिलिटीज ऑफ कोलीग्स एंड अदर प्रोफेशनल। जितने भी उसके दूसरे कोलीग्स होते हैं या अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी वैल्यूज़ और उनकी एबिलिटीज़ की उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ए फार्मासिस्ट सर्व इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी एंड द सोशल्स नीड। फार्मासिस्ट क्या अगर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी एक बंदे को, किसी कम्युनिटी की या सोशल या सोसाइटल नीड या सोसाइटी की नीड के मुताबिक। ए फार्मासिस्ट सीक्स जस्टिस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ रिसोर्सेज। जो हमारे पास आ जाता है इसके अंदर फार्मासिस्ट होता है, वो क्या करता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन हेल्थ रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन में इंसाफ करता है। ठीक है जी। इसके बाद लीगल गाइडलाइंस इन हेल्थ लाइन केयर है। हेयर आर द लीगल गाइडलाइन फॉर द फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन, असिस्टेंट फॉर रिगार्डिंग द फार्मेसी। इसको जस्ट रीडिंग कर लेते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लीगल गाइडलाइंस को देख लेते हैं। ए फार्मासिस्ट एक्सरसाइजिंग देयर प्रोफेशनल रोल मस्ट बी रजिस्टर्ड। ये फार्मासिस्ट को रजिस्टर्ड होना चाहिए सेफ़ एंड कम्पिटेंट टू प्रैक्टिस के। वो अगर रजिस्टर होगा तो फिर वो एक सेफ़ तरीके से और कम्पिटेंट तरीके से प्रैक्टिस कर सकेगा। फार्मासिस्ट मस्ट बी अवेयर दैट द पेशेंट इज़ द प्राइमरी फोकस। फार्मासिस्ट को इस बात से खबरदार होना चाहिए कि उसका जो प्राइमरी फोकस है वो पेशेंट पर हो। फार्मासिस्ट मस्ट बी ट्रेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन। फार्मासिस्ट को जो वो काम कर रहा है, जिस जगह पे मौजूद है, उसको उस एरिया के बारे में फुल ट्रेनिंग होनी चाहिए। फार्मासिस्ट मैन मस्ट एंश्योर दैट डिस्पेंसिंग इज़ कैरीड आउट एक्यूरेटली। फार्मासिस्ट को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि मेडिसिन की डिस्पेंसिंग है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ईच प्रेस्क्रिप्शन, जो हर प्रेस्क्रिप्शन है, मस्ट बी क्रिटिकली रिव्यूड बिफोर डिस्पेंसिंग टू इंश्योर दैट द मेडिसिन आर सेफ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। जो कोई भी प्रेस्क्रिप्शन है उसको अच्छे तरीके से रिव्यू करना चाहिए, डिस्पेंस करने से पहले, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले अच्छे तरीके से रिव्यू करना चाहिए फार्मासिस्ट को। इस बात की यकीन दहानी होनी चाहिए कि जो मेडिसिन हैं वो पेशेंट के लिए सेफ़ हैं। द फार्मासिस्ट मस्ट कॉन्टैक्ट द प्रेस्क्राइबर। फार्मासिस्ट को जिसने मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है उसके साथ भी कांटेक्ट करना चाहिए रिगार्डिंग मेडिसिन एंड द पेशेंट इश्यूज इफ़ नीडेड। अगर वो देखता है कि पेशेंट की इशू के मुताबिक मेडिसिन ठीक नहीं है तो वो प्रेस्क्राइबर के साथ कांटेक्ट भी कर सकता है। ठीक है। इसके बाद हमारे साथ पेशेंट मस्ट बी गिवन कंप्लीट डिटेल्स रिगार्डिंग देयर मेडिसिन एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग। जब पेशेंट को मेडिसिन दी जाए तो पेशेंट को मुकम्मल तौर पर तफसील दे देनी चाहिए उनकी मेडिसिन के बारे में कि ये फ़लाँ मेडिसिन किस इस्तेमाल के लिए है, सो दैट दे फुली अंडरस्टैंड व्हाट द मेडिसिन इज़ एंड व्हाट इट इज़ फॉर। प्रॉपर इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द सेफ स्टोरेज ऑफ द देयर मेडिसिन। पेशेंट को इस बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि वो किस तरह इसको स्टोर करना है। कुछ मेडिसिन को रूम टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है, कुछ को फ्रीज़र करना पड़ता है। ठीक है। द मेडिसिन डिस्पेंसिंग मस्ट बी ए सूटेबल ऑफ क्वालिटी। जो मेडिसिन पेशेंट को दी जाती हैं उसकी जो क्वालिटी वो बड़ी सूटेबल होनी चाहिए। फिट फॉर द यूज़, सूटेबली पैकेज एंड लेबल्ड मैनर। उसको अच्छे तरीके से पैकेज और लेबल अच्छे तरीके से होना चाहिए। फार्मासिस्ट शुड एंश्योर दैट द नेसेसरी फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स एंड द मटेरियल्स आर द प्रेजेंट।
फार्मासिस्ट को इस बात की यकीन दहानी होनी चाहिए कि जो नेसेसरी ज़रूरी सहूलतें हैं, ये आलात हैं और मटेरियल्स हैं, वो फार्मेसी में मौजूद है। फार्मेसी शुड बी क्लीन एंड द वेटिंग मस्ट बी एक्यूरेट। फार्मेसी को साफ़ सुथरा रखना चाहिए फार्मासिस्ट को, और वेट को भी बिल्कुल ठीक रखना चाहिए। बिसाइड द अबव मेंशन रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट मस्ट बी इन द माइंड द फॉलोइंग गाइडलाइंस आल्सो। और ऊपर बयान की गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा फार्मासिस्ट को कुछ गाइडलाइंस को मज़ीद मद्देनज़र रखना पड़ता है। सबसे पहले आ जाए नारकोटिक्स ड्रग्स। नारकोटिक्स ड्रग्स ये होती है जिनकी वजह से कॉन्शियसनेस होती है, मतलब कि नशा आवर अदवायात होती हैं। ठीक है जी। नारकोटिक्स एनाल्जेसिया के तौर पे, जो एनाल्जेसिक ड्रग भी इनको कहा जाता है, ये दर्द को ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, नारकोटिक्स जितनी भी हैं, और टेम्परेरी तौर पे कॉन्शियसनेस जिस्म में पैदा हो जाती है, जिस्म में सुकून आ जाता है, ये नारकोटिक ड्रग में आ जाता है। नारकोटिक ड्रग्स शुड बी केयरफुली स्टोर। नारकोटिक अच्छे तरीके से स्टोर करना चाहिए, बिकॉज द डिमांड ऑफ दीज ड्रग इज़ हाई। कि इन ड्रग्स की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा आई है। क्यों आई है? क्योंकि जितनी भी ऑपरेशन थिएटर हैं वहाँ पे ये यूज़ होती है। ऑपरेशन के दरमियान, सर्जिकल ऑपरेशन के दरमियान ये यूज़ होती है पेशेंट को बेहोश करने के लिए। एंड कुड बी स्टोलन ईजीली, और इनको अच्छे तरीके से भी चोरी किया अच्छे तरीके से, और एंड कुड बी स्टोलन ईजीली। ठीक है जी, ताकि इसको अच्छे तरीके से सेव कर लिया जाए, क्योंकि इनके चोरी होने का भी डर होता है। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग दीज ड्रग्स शुड बी चेक्ड ऑन रेगुलर बेसिस। जब फार्मेसी को क्लोज़ कर रहे हों तो इन ड्रग्स को अच्छे तरीके से चेक करना चाहिए रेगुलर बुनियाद पर, क्योंकि ये एक नशावर अदवायात होती है, इनका मिसयूज़ हो सकता है। ठीक। पॉइजनस ड्रग्स कौन सी होती हैं? पॉइजनस ड्रग वो ड्रग्स होती हैं जो कि बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देती हैं, उनको पॉइजनस ड्रग्स कहते हैं। पॉइजनस ड्रग मस्ट बी इन लॉक के अंदर रखना चाहिए। दीज ड्रग शुड बी सोल्ड ओनली द नीडी पेशेंट। सिर्फ नीडी पेशेंट को देनी चाहिए। एंड इट शुड बी कन्फर्म दैट द पेशेंट इज़ वेल अफेयर फ्राम द पॉइजनस ड्रग। और इस बात को भी कन्फर्म करना चाहिए कि जो पेशेंट है उसको मुकम्मल मालूमात है पॉइजनस ड्रग के बारे में। ऑन द बॉक्सेस ऑफ द पॉइजनस ड्रग्स देयर शुड बी पॉइजनस, ऊपर पॉइजनस लिखा होना चाहिए पॉइजनस ड्रग के बॉक्स के ऊपर, रिटन विद द रेड इंक, रेड इंक के साथ, एंड इन बोल्ड फॉन्ट, बोल्ड अल्फाज में रेड इंक के साथ लिखा होना चाहिए। विद स्कल बोन पिक्चर, ऊपर जिस तरह ये स्कल की ये डायग्राम में दिखाई गई है, स्कल की एक पिक्चर बनी होती है। ठीक है जी, ये भी ऊपर बनी होनी चाहिए। इसका मतलब होता है पॉइजनस। ऑन द लेबल देयर शुड बी एंटीडोट मेडिसिन रिटन फॉर द पर्पज ऑफ द एमरजेंसी ट्रीटमेंट इफ़ समवन टेक्स इट दिस पॉइजन मिसटेकनली। अगर कोई बनता गलती से या इंटेंशन से, इरादतन या गैर इरादी तौर पे इस पॉइजन को खा लेता है, तो ऊपर इसका एंटीडोट लिखना होना चाहिए। एंटीडोट हमें पता है, एंटीडोट ऐसी सब्सटेंस, ऐसी मेडिसिन होती हैं दैट रिमूव द इफ़ेक्ट ऑफ द पॉइजन्स, जो कि पॉइजन के इफ़ेक्ट को रिमूव यानी एलिमिनेट ख़त्म करती हैं। सेल्स रजिस्टर मस्ट बी यूज फॉर द एंट्री ऑफ द सोल्ड पॉइजन्स। सेल पर रजिस्टर पर ज़रूर लिखना चाहिए किस बंदे ने पॉइजन ख़रीदा है। इन विच देयर मस्ट बी पॉइजन नेम विद द बायर नेम इंटर्ड, वहाँ पे पॉइजन का नाम भी लिखना होना चाहिए और वहाँ पे बायर का नाम भी लिखा होना चाहिए। ठीक है जी। प्रेगनेंसी रिलेटेड ड्रग्स हैं जो, इसको कैसे डील करना ये पढ़ लेते हैं। बी केयरफुल रिगार्डिंग द स्टोरेज एंड द सेल ऑफ अबॉर्टिफिशिएंट ड्रग्स। ठीक है जी, इस बात को भी आपको केयरफुल होना चाहिए फार्मासिस्ट को कि वो अच्छे तरीके से स्टोरेज करे जितनी प्रेगनेंसी ड्रग है, और जितनी भी अबॉर्शन के लिए ड्रग्स यूज़ होती हैं उनके बारे में भी उसको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। एंड कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स, कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं? बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स होती हैं। ये बर्थ कंट्रोलिंग ड्रग टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन वीमेन, ये वीमेन के अंदर प्रेगनेंसी को ये कंट्रोल करती हैं। दीज ड्रग मस्ट बी स्टोर्ड इन द सेपरेट कैबिनेट, इन ड्रग्स को एक सेपरेट कैबिनेट में रखना है आपने। रिकॉर्ड ऑफ दीज मेडिसिन शुड बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू लॉ के मुताबिक, जो कानून कहता है उसके मुताबिक इनको आपने क्या करना है, मेंटेन करना है और स्टोर करना है इन मेडिसिन को। एक्सपायरी कंट्रोल है, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है उनका एक अलग आपने कैबिनेट बनाना है फार्मेसी के अंदर। कीप द ड्रग्स इन द फ्रंट ऑफ शेल्व्स, शेल्व्स के फ्रंट में रखनी चाहिए। ठीक है जी।
विच आर अबाउट टू एक्सपायर, जो कि एक्सपायर होने के करीब हैं, एंड द ड्रग्स हैविंग द लॉन्ग एक्सपायर, जिनकी एक्सपायरी मिसाल के तौर पे अगर एक मेडिसन है जो कि 15-20 दिनों में एक्सपायर होनी चाहिए, आपको उसको फ्रंट शेल्फ पे रखना चाहिए। जो मैं कुछ वही मेडिसन सेम ब्रांड है, वो एक्सपायर होना है 2 साल में, वो आपको पीछे रखना चाहिए ताकि जो नियर एक्सपायरी है वो जल्दी सेल हो जाए, पेशेंट उसको जल्दी यूज़ कर ले। ठीक है जी। इनफॉर्म द कंपनी अबाउट द ड्रग्स विच आर गोइंग टू एक्सपायर नियर बिफोर फ्यूचर, जो बिफोर 2 और 3 मंथ्स ऑफ द एक्सपायरी डेट। अच्छा, एक ये केस होता है, अगर आपको रेगुलर पेशेंट, आपको पता है कि ये पेशेंट ने इस्तेमाल कर लेनी है रेगुलरली 1-2 दिन में, तो आप उसको दे लें, जो नियर एक्सपायरी है 2-3 महीने रह गए। अगर आपको पता है ये नहीं कोई यूज़ कर रहा है, दूर वाला पेशेंट जिसको नहीं जानते, तो आपने उसको मेडिसिन नहीं देनी, कंपनी को वापस कर लेनी। इट इज़ प्रोहिबिटेड टू बी स्टोर्ड एक्सपायर्ड मेडिसिन इन द फार्मेसी। ये सख्ती से मना किया कि आप एक्सपायर्ड मेडिसिन को फार्मेसी पे स्टोर नहीं कर सकते। बिल वारंटी, बिल की क्या वारंटी है ये देख लेते हैं। दिस इज़ द स्पेसिफिक रिटर्न टेस्ट बिल, ये टेक्स्ट बिल होता है, रिटर्न बिल होता है, विच इज इशू टू द बायर एट द टाइम ऑफ द सेल फ्राम द होल सेलर ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी। फार्मास्यूटिकल कंपनी है या होल सेलर है, वो बिल जो फार्मेसी को देता है, फार्मेसी उसको संभाल के रखना चाहिए ताकि अगर वो मेडिसिन एक्सपायर वो उसको वापस कर सके। द पर्पज़ ऑफ वारंटी इज़ टू इंश्योर दैट द बायर दैट द मेडिसिन इज़ मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू लॉ एंड द स्टैंडर्ड्स। उसको रखने का मकसद ये होता है कि जो जिस कंपनी से आप ख़रीद रहे हैं वो अच्छे तरीके से उस मेडिसिन को स्टैंडर्ड के मुताबिक मैन्युफैक्चर कर रही है या नहीं कर रही। दी होल सेलर या फार्मास्यूटिकल कंपनी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, होल सेलर या फार्मास्यूटिकल इस बात की ज़िम्मेदार होती है, इफ़ एनी टाइप ऑफ द वायोलेशन फाउंड इन द मैन्युफैक्चरिंग आर द स्टैंडर्ड। अगर को देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और स्टैंडर्ड्स के अंदर मेडिसिन कोई कुछ ना वायोलेशन हुई है, तो वो उसकी ज़िम्मेदार है। ड्रग नेम, बैच नंबर, ड्रग के ऊपर उसका ड्रग नेम होना चाहिए, उसका बैच नंबर होना चाहिए, कंपनी नेम होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, वारंटर नेम होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, एड्रेस शुड बी मेंशन्ड ऑन द बिल वारंटी। बिल वारंटी के अंदर ऊपर ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। देयर शुड बी नो ड्रग इन द फार्मेसी दैट विदाउट द वारंटी एंड द ड्रग्स रिकॉर्ड शुड बी कंप्यूटराइज्ड। ठीक है, फार्मेसी के ऊपर ऐसी कोई ड्रग्स नहीं होनी चाहिए जिसकी वारंटी नहीं हो, और ड्रग रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए। ठीक है जी। बिल वारंटी का भी आपको पता चलिए, एक्सपायरी कंट्रोल का भी, प्रेगनेंसी रिलेटेड ड्रग्स का भी, पॉइजनस ड्रग्स का भी आपको पता चल गया, ये नारकोटिक्स ड्रग का भी पता चल गया, ये लीगल गाइडलाइंस हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल में। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले देखें हैज़र्ड क्या होती है। एनीथिंग और एनी कंडीशन विच हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज इंजरी और हार्म टू हेल्थ। एनीथिंग कोई चीज़ या ऐसी हालत, कंडीशन जिसके अंदर इतनी पावर है, जो इतना पोटेंशियल रखती है कि वो हेल्थ को कोई ज़ख्मी कर सके या नुकसान पहुंचा सके, उसे हैज़र्ड कहते हैं। हैज़र्ड के अंदर कौन कौन सी नॉइस है, शोर आ जाता है, ये भी हैज़र्ड है। एयर बोर्न कॉन्टेमिनेंट्स हैं, हवा की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं, ये भी हैज़र्ड है। मूविंग व्हीकल्स हैं, गाड़ियों की वजह से मैनुअल हैंडलिंग है, स्पिल्स आ जाते हैं, नेकेड फ्लेम इसके अंदर आ जाते हैं। दिस इज़ ए हैज़र्ड। क्या चीज़ होता है, नो वन कैन बी हर्ट बिकॉज देर इज़ नो वन हेयर। ठीक, हैज़र्ड जब हैज़र्ड क्या चीज़ है, जब किसी को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि वहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं होता। रिस्क क्या चीज़ है, द लाइकलीहुड दैट द एक्सपोजर टू हैज़र्ड विल रिजल्ट इन इंजरी। जब हैज़र्ड की वजह से किसी को कोई इंजरी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए या कोई नुकसान हो जाए, तो उसको रिस्क कहते हैं। ठीक है जी। ये देखें ऊपर हैज़र्ड की तस्वीर बनी हुई थी, ये वाली। ठीक है जी। और नीचे कैंडिडेट्स ये देखें, ये हैज़र्ड में एक बंदा फंस गया है, तो ये एट ए रिस्क है। दिस इज़ रिस्क। ठीक है जी। सम वन में बी हार्म्ड, यहाँ पे एक बंदे को नुकसान हो सकता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारे पास आज टाइप्स ऑफ हैज़र्ड। हैज़र्ड की टाइप्स हैं, फिज़िकल हैज़र्ड हो सकते हैं, केमिकल है, मैकेनिकल है, बायोलॉजिकल है, रेडिएशन हैज़र्ड हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हैज़र्ड हो सकते हैं। आगे जी रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर ऐसी असेसमेंट ऑफ रिस्क होते हैं जो कि कोई फार्मेसी कोई फार्मेसी फेस करती है, फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द वेज। तो फार्मेसी इन रिस्क को सामने करने के बाद ऐसी हिकमत अमली करती है कि वो इन रिस्क से
कैसे बचे। ठीक है जी। रिस्क इन्वॉल्व एन असेसमेंट ऑफ द रिस्क ए फार्मेसी फेसिस फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द वेज टू कंट्रोल दोज रिस्क टू प्रिवेंट फ्राम द हैपनिंग। फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं? रिस्क एनालिसिस या रिस्क असेसमेंट है, रिस्क इवैल्यूएशन है, रिस्क एक्सेप्टेंस है, रिस्क कंट्रोल है, ऑनगोइंग इवैल्यूएशन है, रिस्क कम्युनिकेशन है। रिस्क एनालिसिस के अंदर ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क होती है, बस ये आपने पढ़ता है। इन दिस स्टेप वो आइडेंटिफाई द सिस्टम हैज़र्ड एंड द पॉसिबल हार्म्स। ठीक है जी। रिस्क इवैल्यूएशन के अंदर उसकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिस्क लेवल की होती है, क्या वो प्रोबेबिलिटी है, उसकी सेवेरिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है रिस्क की। रिस्क एक्सेप्टेंस के उसका रिस्क को कंपेयर किया जाता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के मुताबिक और ये फाइनलाइज किया जाए रिस्क को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। रिस्क कंट्रोल में क्या होता है? रिस्क को कंट्रोल किया जाता है। ऑनगोइंग इवैल्यूएशन के अंदर क्या किया जाता है कि अपकमिंग रिस्क को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग की जाती है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट स्टेप टू कंट्रोल अपकमिंग रिस्क। ठीक है जी। रिस्क कम्युनिकेशन, इट इज़ नॉट इनफ टू लर्न अबाउट द रिस्क एंड कंट्रोल। ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि हम रिस्क को जाने उनको कंट्रोल करें। वन मस्ट कम्युनिकेट दैट इंफॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड द पेशेंट्स। कि रिस्क की जो इंफॉर्मेशन है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी होनी चाहिए और पेशेंट्स को भी होनी चाहिए, तब ही रिस्क को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज़ होती है ये देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग वर्क एक्टिविटीज़। वर्क एक्टिविटीज़ को इस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाता है सो दैट दे आर कंप्लीटेड एफिशिएंटली, को अच्छे तरीके से पूरे एफिशिएंटली और एक्टिवली उनको कंप्लीट किया जाए विद एंड थ्रू अदर पीपल। लोगों के साथ मिल के उसको अच्छे तरीके से वर्क एक्टिविटीज़ को पूरा किया जाता है मैनेजमेंट के अंदर। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं या मैनेजमेंट के देख लेते हैं। गेटिंग मैक्सिमम रिज़ल्ट, मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम रिज़ल्ट हासिल किए जाते हैं। रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है, रिस्क को कम किया जाता है, इम्प्रूविंग ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है। इसके अंदर फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जाती है, ग्रोथ एंड बिजनेस की डेवलपमेंट और ग्रोथ की जाती है, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स की जाती है, इंश्योरिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स की जाती है, रिसर्च डेवलपमेंट इसके अंदर की जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रमोशन। कैंडिडेट्स प्रमोशन को देख लेते हैं। प्रमोशन क्या होती हैं? प्रमोशंस क्या होती है? एवरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड, हर तरह की जो कम्युनिकेशन की फॉर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं टू इन्फॉर्म करने के लिए, परसुएड एग्री करने के लिए, एंड रिमाइंड और रिमाइंड करने के लिए द टारगेट कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट सर्विस और द ऑर्गेनाइजेशन। प्रमोशन बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं उसको प्रोडक्ट सर्विस या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देते हैं। प्रमोशन को दूसरे तरीके से बयान किया जा सकता है। ऑल द एक्टिविटीज़ दैट कम्युनिकेट द मेरिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि कम्युनिकेट करती हैं प्रोडक्ट्स के मेरिट को और कस्टमर को राज़ी करते हैं कि वो उसको ख़रीदे। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन क्या हो सकते हैं? आप जानते हैं सेल्स जितने फार्मेसी पे लोग कैंडिडेट्स काम करते हैं या कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रमोशन क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? आपने सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करनी है, ठीक है, उसकी रिमाइंडिंग करवानी है अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की, ठीक है, और उसके पेशेंट्स अपने जो कस्टमर हैं उससे अपनी प्रोडक्ट लिखवानी है। ये है बस पर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन। देख लेते हैं। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन इज़ टू मोटिवेट द कस्टमर को मोटिवेट करना है, बिल्ड द फर्म इमेज की, अपनी इमेज फर्म की इमेज बिल्ड करनी है, एंड देयर बाय टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस, सेल्स इंक्रीज करनी है। इन्फ्लुएंस द बायर को इन्फ्लुएंस करना है, टू लेट द कस्टमर नो अबाउट द प्रोडक्ट और द फिर्म, कन्विंसिंग द कस्टमर टू सेलेक्ट ए पर्टिकुलर ब्रांड फ्राम द अवेलेबल चॉइस, द रिमाइंडिंग कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट, कस्टमर को रिमाइंडिंग देना है अपने प्रोडक्ट के बारे में। मेजर प्रमोशन टूल्स कौन? एडवर्टाइजिंग यूज़ होती है, सेल्समैनशिप या पर्सनल सेलिंग यूज़ होती है। इसके अंदर आ जाते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं, सेल्समैनशिप या पर्सनल सेलिंग के अंदर सेल्स की प्रमोशन की जाती है, ठीक है जी। मुख्तलिफ ये रखे जाते हैं, डॉक्टरों के साथ मीटिंग रखी जाती है तो डॉक्टर्स को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिसिटी की जाती है एंड पब्लिक रिलेशंस की जाती हैं, डायरेक्ट मेल किए जाते हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स को, ठीक है जी। एडवर्टीजिंग क्या है? एडवर्टीजिंग इज़ ए पेस्ट फॉर्म ऑफ द इम्पर्सनल मैस कम्युनिकेशन।
ठीक है जी। एडवर्टाइजिंग इज द पेड फॉर्म ऑफ द इम्पर्सनल मैस कम्युनिकेशन इन विच द एडवर्टाइजर नेम इज़ क्लियरली आइडेंटिफाइड। एडवर्टाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, मैस कम्युनिकेशन का एक पेड फॉर्म है जिसके अंदर क्लियरली एडवर्टाइज़र का नेम लिखा जाता है। कंपनीज यूज़ एडवर्टाइजिंग, कंपनीज किस लिए एडवर्टाइजिंग इस्तेमाल करते हैं देख लेते हैं। ये इन्फॉर्म द पीपल अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड द सर्विस, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। टू मेक देयर ब्रांड नेम फेमिलियर टू द पब्लिक, ताकि उनका जो ब्रांड है वो मशहूर हो जाए। पर्पज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होता है, अपनी प्रोडक्ट को सेल करना होता है। टू सेल अ प्रोडक्ट और द सर्विस, टू सपोर्ट द सेल्समैनशिप, फैसिलिटेट सेल्स फ्रॉम द चैनल, टू एंटर न्यू जियोग्राफिक मार्केट, टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, टू एक्सपेंड प्रोडक्ट यूजेज, बिल्ड्स अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द ब्रांड, क्रिएट ब्रांड इमेज, प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड द ब्रांड इंफॉर्मेशन। सिंपल ऑफ पर्पज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना है, अपनी प्रोडक्ट की सेल करना है, अपनी प्रोडक्ट की सेल बढ़ाना है। 3-4 पॉइंट में आपने लिख देना है, ठीक है जी। मेजर एडवर्टाइजिंग मीडिया कौन कौन से हैं, मेडिकल लिटरेचर दिए जाते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को पता है जो एक गत्ते की फार्म में एक होता है तकरीब, जो गत्ते दिए जाते हैं, सिंपल वर्ड में आप गत्ते ही मैं कहूँगा आसानी के लिए समझ, लेकिन डॉक्टरों को मेडिकल लिटरेचर कहा जाता है। प्रोफेशनल जर्नल्स क्या होते हैं, ये भी आते हैं। मेडिकल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं ये क्या करती हैं, डॉक्टर्स को देते हैं जर्नल, फुल डिटेल होती है किसी पर्टिकुलर बीमारी के बारे में और उसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन यूज़, उसकी फुल डिटेल्स दी जाती हैं। मैगजीन्स होती हैं, टेलीविज़न होता है, न्यूज़पेपर, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट, डायरेक्ट मेल भी इसके अंदर शामिल है। सेल्समैनशिप या पर्सनल सेलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। पर्सनल सेलिंग इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन इस तरीके से की जाती है टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फीम। ये मेडिकल रैप जो करते हैं कि जो एक प्रेजेंटेशन करते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट की टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर यानी डॉक्टर्स को, ठीक है जी। डॉक्टर्स के आगे अपनी एक मेडिसिन को या प्रोडक्ट को पेश करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्स मैनेजमेंट क्या चीज़ है, सेल्स मैनेजमेंट इज़ द अटेनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सेल्स गोल्स, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या मेडिकल कंपनी के सेल्स गोल्स को किस तरीके से वो हासिल करते हैं। सेल्स मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। कुछ पॉइंट्स शामिल है सेल्स मैनेजमेंट के अंदर, वो देख लेते हैं। सबसे पहले प्लानिंग शामिल है, ठीक है जी। वो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। डिसीजन इसके अंदर इंक्लूड डिसीजन अबाउट द गोल्स एंड द एक्टिविटीज़, जितने भी गोल्स और एक्टिविटीज़ होती हैं ये शामिल है। दैट एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप विल परफॉर्म एंड यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इसके अंदर ऐसे डिसीजन और गोल शामिल हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स टारगेट है उनको अचीव किया जा सके। स्टाफिंग है, इसके अंदर हायरिंग की जाती है ऐसे स्टाफ की जो कि सेल कर सके और आगे जो सेल्स पर्सन है उनको लीड कर सके। ट्रेनिंग है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल हैं। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स पर्सन को क्या देती हैं, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दिया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग की जाती है, उसके बाद सेल्स ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और कस्टमर के साथ किस तरह बिहेवियर करना है ये भी बताया जाता है। लीडिंग है, लीडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ शामिल है। प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस आर द लीडिंग द इंडिविजुअल आर टीम इन बेस्ट वे सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस द अदर पीपल टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन सेल्स गोल्स। लीडिंग के अंदर इस तरह की गाइडलाइंस पे अपने जो सेल्स पर्सन को दी जाती हैं ताकि वो लोगों को या डॉक्टर हज़रात को कायल कर सके कि वो उनकी प्रोडक्ट को लिखें और सेल्स गोल को अचीव कर सके। कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग के अंदर मोनीटरिंग की जाती है पर्सनल सेल्स एक्टिविटीज़ की डेली बेस पे। तो देखा जाता है कि हम सेल्स टारगेट की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो कौन कौन से अगर नहीं जा रहे तो कौन कौन से स्टेप्स किए जाएं कि सेल्स टारगेट को अचीव किया जाए। तो कैंडिडेट्स ये थी पर्सनल सेलिंग है, सेल्समैनशिप है, प्लानिंग है, स्टाफिंग है, ट्रेनिंग है, लीडिंग है और कंट्रोलिंग आ जाती हैं, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल ये लेक्चर नंबर 2 है। ओवरऑल जो थ्योरेटिकल पोर्शन है सोशल बिहेवियर का पहले में हो गया था, ये लॉ एंड एथिक्स का इसके अंदर कंप्लीट हो गया। आपने जो फार्मेसी के एक्ट वगैरह हैं उनको नहीं करना, ठीक है जी। बाकी ये जो 2 लेक्चर आधे आधे घंटे के अप्रोक्सीमेटली लेक्चर हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लें तो आपका ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कवर हो जाएगा, ठीक है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में फिर फर्दर डिटेल करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक अस्सलाम वालेकुम।